ये जो आईपीसी एक्ट जो है, जो पुलिस का ड्यूटी है, पुलिस अपना काम नहीं कर रही, पुलिस भ्रष्टाचार कर रही है, वो एफआईआर नहीं दर्ज करती। हमें उसके पीछे पड़ना चाहिए। अगर हम उसके पीछे पड़ेंगे तो आपके डाटा का इस्तेमाल करके अगर कोई गलत काम कर रहा है, वो उसके जब उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसको सजा मिलेगी, तो क्या वो ऐसा काम करेगा? मगर हमारी पुलिस ये काम नहीं कर रही। कितने ही केसेज है, पूरा गांव का गांव बसा हुआ है, जहां पर बैठ करके ये लोग आपकी डाटा का इस्तेमाल करके चोरियां कर रहे हैं, खुलेआम आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आपके अकाउंट से पैसा निकाला जा रहा है। लेकिन आईपीसी का हमारे पास इतनी ताकतवर है, आईपीसी उसका बेस लेकर के हम इन सबको सजा दिला सकते हैं, सबको रोक सकते हैं। आप उसको नहीं रोक रहे, बल्कि आप डाटा प्रोटेक्शन के नाम पर उन 2% भ्रष्टाचारियों का डाटा देने से रोक रहे हैं, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये लोग तो अपना डाटा सब सोशल मीडिया पे सभी जगह डाल के बैठे हैं। आधार कार्ड में है, आपका गूगल के अंदर सारा डाटा मौजूद है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े ऑफिसर है, जो जो डिफेंस में काम करते हैं, आईएएस ऑफिसर है, इन सबका डाटा तो आपके उनका गूगल के ड्राइव में पड़ा हुआ है, पासवर्ड पड़े हैं आपके, सब कुछ पड़ा है। और उस डाटा को आप रोक नहीं सकते, वो तो सब है उनके सामने। आप क्या कर लेंगे उनको रोक के? कैसे रोक पाएंगे आप? और इन जनता के नाम पर आप उन भ्रष्टाचारियों का रोकने की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं कि कितने लोग सिर्फ जो आरटीआई से मांगते हैं, कितने परसेंट लोग हैं वो जो आरटीआई से डाटा मांग रहे हैं, सिर्फ 2% भ्रष्टाचारियों का मांग रहे हैं। कोई 98% लोगों का नहीं मांग रहे डाटा। मुश्किल से 1 करोड़ लोगों का डाटा मांगा होगा आरटीआई से किसी ने। इस 1 करोड़ के पीछे आप इन लोगों को रोकने की बात कर रहे हो, 1 करोड़ को बचाने का काम कर रहे हो आप। ये मुख्य खेल है, और इसीलिए हम इसका बिल का विरोध कर रहे हैं। हाँ नितिन जी, आप कुछ बोल रहे थे इस मामले में? नहीं नहीं, वो मेरा हो चुका है। हाँ, तो उस ये दिन जो क्या मुख्य चीज है डॉक्टर साहब, डॉक्टर जैन जी, ये मुख्य जी कारण जी, है। हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ हाँ, अभी जो आपने जो बात कही है वो हाँ डिजिटल जो डाटा है उसके संदर्भ में है। हाँ और अगर यहाँ पर ये मीटिंग में सभी जो पार्टिसिपेंट्स अगर ऐसा महसूस करते हैं, तो हाँ, क्योंकि अभी ये बिल है, अभी तो ये पार्लियामेंट में जाएगा, तो बिल्कुल। हमें एक ड्राफ्ट तैयार करके कि ये जो भी कुछ इसमें प्रोविजोज वगैरह हैं, हम्म इसका हम विरोध करते हैं। और ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी दूसरे एक्ट को एक दूसरे एक्ट के माध्यम से खत्म कर दिया जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ तो हमें उन चीज़ों को ढूँढ लेना चाहिए इसमें कि हम्म, ये जो बातें हैं ये उस किसी दूसरे कानून का उल्लंघन कर रही हैं। हमें उसको बराबर। लीगल फ्रेमवर्क में जाके करना चाहिए। वो सरकार या कोई भी है, वो अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन हम्म इसमें आरटीआई का कहीं भी मुझे कहीं भी एक भी पॉइंट ऐसा नज़र नहीं आया, हम्म। जो कहीं आरटीआई के का उल्लंघन कर रहा हो। कहीं भी कोई स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल। मुझे तो नज़र नहीं आया। नहीं, तो ये जो डिजिटल में साफ साफ संशोधन करके बोला जा रहा है कि आरटीआई के इसको खत्म करना है, मतलब उस चीज का पुनरावृत्ति। अध्याय 5 की धारा 5 की जाए। अमेंडमेंट 29 नंबर अमेंडमेंट 29 नंबर, 1 मिनट मैं उसको 29 नंबर पेज। 1 मिनट मैं उसको लाता हूँ। ट्वेंटी 29 नंबर ना ये। हाँ हाँ करेक्ट। ये देखिए 29 का अन्य कानूनों के साथ। नहीं नहीं, 30 नंबर बराबर है, 30 पेज नंबर, हाँ नंबर 30 20। नंबर, 30 नंबर का 2 नंबर है ये 8 का। तो इसमें लिया जा रहा है बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, परंतु का लोप किया जाएगा, है ना। इसको इंग्लिश में देखना है अपने को। 1 मिनट में इंग्लिश का भी खोलता हूँ, अगर ये क्लियर है। इसमें मैं 30 पॉइंट पे जाता हूँ। ये देखिए क्लॉज 1 ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द राइट ऑफ, सेम टू सेम है वो सब चीजें, द वर्ड द डिस्क्लोजर। तो इसको इन्होंने सेटिस्फाई, इस चीज को इन्होंने बी पॉइंट से द प्रोविजो सेल बी ओमिटेड, मतलब इसको परंतु को लोप करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर इसकी संशोधन की जरूरत क्या है, मैं ये कहना चाहता हूँ। आप पंचल साहब जी, आप इस मामले में कुछ बताएंगे? शर्मा जी, ये मेरे ख्याल से जो पहले का जो प्रोविजन था ना, हाँ
उसमें भी जो है हम किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का इंफॉर्मेशन अगर मांगते हैं हम्म, तो उसके अनुमति के सिवाय ये इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती है करके पहले ही आरटीआई में ऐसा प्रावधान है। शायद वही बराबर। प्रावधान को इस तरह से अभी अमेंड हम्म, किया जा रहा है, बराबर ना? बराबर, करेक्ट। हाँ, तो अब यहाँ पर इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन है जो है ना, किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन, बराबर। तो ये क्या वाकई में पब्लिक के हित में है? अब तो ऐसा अगर हाँ हम्म, इस अथॉरिटी को लगता है तभी दिया जाएगा। हम्म, और मेरे ख्याल से ये देखो, हम्म, हमारे संविधान में हर किसी आदमी को उसका इंडिविजुअल डिग्निटी, उसका इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी, इसको फंडामेंटल राइट के तौर पर गारंटीड किया है। ओके, तो ये उस बात को ध्यान में रखते हुए इवन ओरिजिनल आरटीआई एक्ट में भी ये जो प्रोविजन बनाया गया है कि अगर मैं किसी इंडिविजुअल की सूचना अगर मांगता हूं तो उसको उस व्यक्ति के अनुमति के सिवाय मुझे वो नहीं मिल सकेगी, ठीक, ऐसा ओरिजिनल प्रोविजन है। बराबर। और आज के समय में जो प्राइवेसी का जो राइट है वो बहुत महत्वपूर्ण राइट है। और आपको शायद पता होगा, एक किताब आई थी 1984 नाम की, उसको लिखा था जॉर्ज ओरवेल ने। तो किस तरह से सत्ता जो है आपके ऊपर नजरें टिकाई रहती है, जैसा अभी रिसेंटली पेगासस का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था। ओके, मतलब आप क्या करते हो, किधर जाते हो, क्या क्या घूमते हो, कितना पैसा खर्च करते हो, आपकी निजी लाइफ में आप जो जीवन जीते हो उसके ऊपर निगरानी रखने का काम इस तरह से किया जाता है। तो वो उस अधिकार को, जो निजीता का जो हक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही इस तरह का प्रावधान शायद मुझे लग रहा है ये यहाँ पर किया जा रहा है। इसमें मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आती। अभी इसको जो इन्होंने कंपनी को भी इसमें बना दिया है कि जो जितनी कंपनी संस्था उसको भी एक इंडिविजुअल बना दिया गया है इसके अंदर। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। हाँ, हेलो, कुछ इस मामले में समझाना चाहता है? हाँ, नहीं, मैं खाली पूछना चाहता हूँ राजेश भाई से। डीपीडीपी बिल है, इसमें आरटीआई से संबंधित कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है। इसके ऊपर जो है ये हो हल्ला मीडिया के थ्रू आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर मान लो किसी को लगता है तो हम इसके बारे में अभी पार्लियामेंट में जाएगा, हम उस पर लिख सकते हैं। और ये यहाँ पर अगर लिख भी दिया है तो ये आगे पास होने वाला भी नहीं, मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये किसी दूसरे एक्ट के बारे में है। अमेंडमेंट वही होगा, नोटिफिकेशन हो रहा है उसका, अमेंडमेंट वही होगा। आप ये थोड़ी कि किसी दूसरे एक्ट को लाके वहां उसको अमेंड कर देंगे, ये पॉसिबल ही नहीं। पंचल साहब, इस मामले में आप बोल सकते हैं कि ये ऐसा कुछ किया जा सकता है क्या यहाँ पर? मतलब जैसा इन्होंने बोला, इन्होंने डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो क्या ये पॉसिबल है? मतलब ये दूसरा अमेंडमेंट इस टाइप का नहीं कर सकते किसी दूसरे उसमें? देखो क्या होता है, जो कानून है उस कानून में जो बदलाव करना है तो उसी कानून में आपको संशोधन करना होता है, सबसे पहली बात। ओके, अभी मान लीजिए आरटीआई एक्ट में कुछ अमेंड करना है तो आरटीआई एक्ट को ही अमेंड करना पड़ता है, पहली बात। अभी एट अ टाइम मान लीजिए अभी ये जो डेटा प्रोटेक्शन जो बिल है वह एक इस तरह का बिल है कि जैसा अभी देखो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया था, बराबर? ये निर्भया का जो कांड हुआ दिल्ली में, बराबर, उसके बाद में निर्भया केस में जो सामने हमारे सिस्टम की गलतियां जो आई सामने, तो उसकी वजह से हमने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के नाम से एक कानून लाया, जिसके तहत आईपीसी में अमेंड किया गया, सीआरपीसी में अमेंड किया गया, इंडियन एविडेंस एक्ट में अमेंड किया गया। तो सिमिलरली ये जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, ये डेटा प्रोटेक्शन इटसेल्फ इज नॉट एक्ट, न्यू एक्ट, इट इज bringing amendments into the respective IT Act and the right to information act. तो ये अमेंडिंग बिल है, ये अमेंडिंग एक्ट है, दिस इटसेल्फ इज नॉट अ न्यू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो मतलब ये कर ही नहीं सकते, मतलब ऐसा हो गया, ये गलत है, मतलब इलीगल तरीके से ये यहाँ पर लिखा गया है। हेलो, नहीं, मुझे इसमें इलीगल कुछ नहीं लग रहा है। ये मतलब ये अमेंडमेंट बिल ही है, ये खुद कोई नया कानून नहीं है, ये अमेंड ही कर रहा है दूसरा कानून को। नहीं, मगर ये डाटा प्रोटेक्शन बिल बन रहा है ना, ये नया पूरा एक वो बन रहा है। देखो उसको नाम दिया है डाटा प्रोटेक्शन बिल, लेकिन ये खुद कोई नया कानून नहीं है, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, ये
एग्जिस्टिंग जो कानून है आईटी एक्ट में, उसी को मजबूत करने के लिए, उसी में कुछ अमेंड करने के लिए ये इस तरह का नया अमेंडमेंट बिल लाया गया है। ये अमेंडमेंट बिल हेलो है। नहीं, अमेंडमेंट हेलो बिल तो नहीं है ये। ऊपर देखिए आप, इसका अगर फर्स्ट पैरा देखेंगे शुरुआत में, ये मेरे ख्याल से पूरा इंडिविजुअल बनाने का कुछ प्लान चल रहा है। एक मिनट, ये देखिए। अगर ऐसा है तो डिजिटल, फिर सेपरेटली, हाँ, हाँ, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, अगर ये इसी को अगर एक्ट बनाया जाता है तो हम्म, आरटीआई के एक्ट को जब तक अमेंड नहीं करेंगे डायरेक्टली, तब हम्म, तक ये इनडायरेक्टली ये कानून उसको अमेंड नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ यानी ये तो एक तरीके से मतलब, एक तो ये जिस ढंग से रख रहे हैं वो मतलब इलीगल रख रहे हैं सही मायने में, है नहीं ना। तो फिर क्या, नहीं हाँ, तो फिर क्या करेंगे पार्लियामेंट में, ये जब कानून बनेगा, ये जो हम्म, एक्ट बनेगा बिल, हम्म, ओके, हम्म, तब उसी समय को हम्म, आरटीआई एक्ट में अमेंड करने के लिए वो हम्म, सेपरेट से एक अमेंडमेंट बिल लाएंगे। हम्म। तो अच्छा, ये भी पास सेपरेट से होगा, वो अलग भी से पास लाएंगे। होगा। हाँ, 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 बेसिकली ऑर्गेनाइजर से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस हाँ, पे एक अलग से एक सेशन जो है और इसको हाँ, कोट करते हुए हमें मिनिस्ट्री ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है उसको लिखना चाहिए कि ये प्रोविजन हाँ, इसके ऊपर जो है दूसरे एक्ट का उल्लंघन है। हमें लिखना यस, चाहिए वहां, ताकि जब ये जो सीट है जब पार्लियामेंट में डिस्कशन हो तो रिलेटेड जो मंत्री है वो इस बात पर अपना स्पष्टीकरण दे। बराबर। हेलो ठीक, 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 ठीक। हाँ, हेलो बोलिए नितिन जी, हाँ बोलिए। हाँ मतलब मुझे ऐसा पूछना था राजेश भाई से, या कोई एक्सपर्ट है उससे, या राजेश भाई से, हम्म, कि अभी ये जो मतलब उसमें अभी अभी आरटीआई में कैसा है कि कोई प्राइवेट पर्सन है करप्ट रहता है, हम्म, नकली डॉक्यूमेंट, नकली एग्रीमेंट या नकली कुछ भी दस्तावेज पेश करके जैसे एसआरए से घर प्राप्त करना, लाइट मीटर प्राप्त करना, हम्म, राशन कार्ड, जो भी मतलब ये करता है वो काम, हाँ, तो वो भी क्या निजी जानकारी में गिना जाएगा क्या? क्योंकि वो तो जो बना रहा है वो तो सुविधा प्राप्त कर रहा है ना गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट में जो डॉक्यूमेंट पेश होते हैं हम्म, तो उसे थोड़ी मतलब रोका जा सकता है, तो मतलब आईटीआई में हम्म। ऐसा हो सकता है क्या अ, डेटा प्रोटेक्शन बिल में? पंचाल साहब ये देखिए देखो जरा। इसमें इसमें क्या है नितिन जी, हम्म, अ, एक पुराना कंसेप्ट है पब्लिक डॉक्यूमेंट का, ओके। अभी मान लो मैंने एक फ्लैट परचेस किया, उसका रजिस्ट्री ऑफिस में जाके मैंने रजिस्ट्री करवा लिया, ओके। अभी वो हम्म रजिस्ट्री का जो डॉक्यूमेंट होता है वो एक्चुअली देखा जाए तो पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन वो जब पब्लिक ऑफिस में जाकर के उसको रजिस्टर करवाया जाता है तो दैट बिकम्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, हम्म, ओके। हम्म तो इस उदाहरण से आपको समझ में आएगा कि हम्म, इंडिविजुअल रिकॉर्ड भी जब पब्लिक ऑफिस में पब्लिक हो जाता है और अवेलेबल हो जाता है हम्म तो इट बिकम्स पब्लिक, ओके। हम्म तो वंस इट बिकम्स पब्लिक इट इज अवेलेबल टू ऑल, नो, हम्म इट डजंट रिमेन इंडिविजुअल। हम्म, हम्म। So whatever becomes public is subject to RTI. It cannot be denied. हाँ, क्योंकि हम लोग उसमें अभी मेरे साथ भी ऐसा हो गया था, तो हम्म सामने वाले ने उसको ऑब्जेक्शन लेटर दिया था कि मत दो करके। तो हम्म फर्स्ट अपील में मैंने वो मुद्दा उठाया था कि नहीं, इसमें करप्शन है, 100% है। वो जो हम्म। व्यक्ति ने जो भी डॉक्यूमेंट पेश किए वो नकली है, एग्रीमेंट नकली है, वो मैं हाँ, प्रूव कर दूंगा, आप खाली दे दो मुझे। तो फिर उन्होंने हाँ, दे दिए थे और मैंने प्रूव भी करके उसका कंप्लेंट भी दे दिया। हाँ। जब कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति का डॉक्यूमेंट बोलिए या कुछ अर्जी बोलिए, जब पब्लिक ऑफिस में रिकॉर्ड बन जाता है तो तब उसको हम पब्लिक रिकॉर्ड ही बोल सकते हैं, बिकॉज वो हम्म। पब्लिक ऑफिस में अवेलेबल है ना। हाँ हाँ। और हाँ, सरकार के साथ भी धोखाधड़ी होती है ना, तो वो पब्लिक मतलब वो मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार को धोखा देके वो उसने हाँ। प्राप्त कर लिया तो है उस समय को हम चीज। क्या करते हैं नॉर्मली कि इंफॉर्मेशन मांगते समय हम किसी व्यक्ति के नाम से नहीं मांगते, हम इनडायरेक्ट हम्म तरीके से मांगते हैं। हम्म अभी देखिए पंचल साहब, एक एक मैटर हाँ, अभी नोएडा में हुआ था। हाँ, उसमें हाँ, एक मशीन चोरी की गई 80 लाख रुपए की, है ना। हाँ, अब हाँ, उसमें सामने आरोपी का नाम भी आ गया, उसके अंदर लिख दिया गया है, सब कुछ है। हाँ। अब हमने कहा कि भाई वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, आरोपी के कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन और ये सब चीज ले करके हम्म उसको हम्म आप पकड़ सकते हैं। तो वहां हम्म पर ऑफिसर ने, जो आईओ ने कहा कि हम्म निजता के नाम पर हम इनकी कॉल डिटेल या कुछ भी नहीं ले सकते, ठीक है। हम्म और इसका बेस लेकर के उसको बरी यानी बेदा वो कर दिया, बेगुनाह साबित वो कर दिया। अब इस हम्म मामले में हम कैसे, मतलब अभी तो ये मतलब जब आरटीआई से हमें सब जानकारी दे दी जानी चाहिए, तब क्या हम्म। बोलते ये चीज हो रही है। और जब ये चीज का एक ये रख दिया जाएगा ऐसा, तो हमें ये कोई भी जानकारी मिलेगी ही नहीं। और ये लोग कहते हैं देखो, आईओ नहीं नहीं, एक दूसरी दूसरी बात याद रखो, एक दूसरी बात हाँ, याद रखो। हम्म,
सिस्टम में क्या होता है कि हम्म। जिस व्यक्ति के ऊपर हम आरोप लगाते हैं ना, हम्म। उसे भी तो कुछ बेसिक अधिकार है जो हमारे संविधान ने दिए हैं। बिल्कुल। उसके ऊपर आरोप लगा मतलब वो गुनहगार है, ऐसा तो हम नहीं मान सकते। हम्म। कल के ऐसा भी हो सकता है किसी ऑनेस्ट ऑफिसर के ऊपर या किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर भी आरोप लगाया जाता है। बिल्कुल। ओके, क्या उसे अधिकार नहीं अपने आप को बचाने का? बिल्कुल तो है। हम कानून का जब जिक्र करते हैं तो कानून को इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए, समझना चाहिए हम्म। कि उसके अधिकारों का उल्लंघन ना हो, उसके निजी, उसका जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हम्म। अभी यहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ तक प्रावधान है कि आरोपी को आप कंपलसरी उसको कंपेल नहीं कर सकते उसके खिलाफ में टेस्टिमनी देने का। हम्म। ये बेसिक प्रिंसिपल है। उसको हम्म। आप जबरदस्ती उसके खिलाफ में साक्ष्य देने को या एविडेंस देने को आप मजबूर नहीं कर सकते हो। हम्म। और इसी बात को फिर ध्यान में रखते हुए कानून बनता है। हम्म। ऐसा कोई कानून बनाएंगे कि इनडायरेक्टली वो खुद के खिलाफ में खुद साक्ष्य दे। जैसे इसलिए इसी बात की वजह से नार्को टेस्ट हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। इस तरह हम्म। की जो टेलीग्राफी टेस्ट होती है, नार्को टेस्ट होती है, हम्म। बिकॉज वो उसका अधिकार है अपने आप को डिफेंड करने का। और संविधान बोलता है कि जब तक आरोप सिद्ध ना हो तब तक उसे निर्दोष माना जाएगा, इनोसेंट बिल्कुल। माना जाएगा। तो इन बिल्कुल। बातों को भी ध्यान में रखते हुए कानून बनाना पड़ता है हम्म। हम्म। कि हमें अभी दोनों दोनों चीज से हमें हमें कंप्लेनेंट की ओर से भी सोचना है और हमें उस आरोपी की तौर से भी सोचना है। हम्म। हम्म। हम अगर कंप्लेनेंट की आंखों से एंगल से देखेंगे तो आपको चीजें वन साइडेड दिखाई देगी। हम्म। सिस्टम जब चलता है तो सिस्टम को दोनों को प्रोटेक्ट करना होता है। सिस्टम को एक बैलेंस, किसी का अधिकार उल्लंघन ना हो, ऐसा इस तरह से रास्ते से जाना होता है। हम्म। अब अभी देखिए इसमें अगर जो टेक्निकल तरीके से हम लोग किसी को पकड़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक जगह हत्या हुई है, ठीक है ना, और उस जगह पर से कई लोग गुजरे हैं, करेक्ट, कई लोग गुजरे। अब हमें हत्यारे को पकड़ना है, किसी ने देखा नहीं है उसको, हत्यारे को उस जगह पे या जो भी, तो हम उनको पकड़ने के लिए, हत्यारों को पकड़ने के लिए हमारे पास जो रास्ता है वो क्या है कि उस एरिया में जो मोबाइल टावर लगे हैं, 2-3 जितने भी, हम उस मोबाइल टावर का उस पॉइंट पे कितने समय हुआ होगा उस टाइम का पूरा डाटा उठा सकते हैं, ठीक है ना। वो डाटा उठाने के बाद उस डाटा का बेस लेकर के उन लोगों से संपर्क कर सकते हैं। अब वो हजारों में है, सोचते 50,000 है जैसे मान लीजिए, लेकिन जब पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग चलेंगे तो उस स्थिति में है हमें एक अलग डाटा फिल्टर होकर के 100 या 50 आ जाएंगे हमारे सामने, ठीक है ना। सही ढंग से उसका विश्लेषण करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। तो अब ये 50 लोगों का जो डाटा आएगा तो हम उन 50 लोगों से जाके पूछेंगे कि भाई आप वहां इस टाइम कहाँ थे, क्या थे, तभी जाकर के असली हत्यारे तक पहुंच पाएंगे। बराबर है ना ये चीज। तो इसमें अगर हम निजता के नाम पर नहीं, हम ये निजता का मामला है इसलिए हम इन लोगों की टावर की लोकेशन या ये हम नहीं ले सकते, या इन 50 लोगों का हम डाटा नहीं ले सकते, तो फिर हम कभी भी हत्यारे को या इस टाइप के अपराधी को या किसी चीज को हम पकड़ नहीं सकते। देखिए, हाँ। ऐसे बोलिए। मामले में क्या होता है, हम्म। जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, हम्म। मतलब जो कानून के हिसाब से, जैसा पुलिस है, सीबीआई है, तो हम्म। इस तरह के जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज है हम्म। उन्हें ये सब डेटा कलेक्शन करने का, इस तरह का, एक्चुअली इसको डेटा नहीं बोलेंगे, इसको एविडेंस बोलेंगे, सर्कमस्टांशियल एविडेंस बोलो या जो बिल्कुल। भी कुछ एविडेंस बोलो, हम्म। वो कलेक्ट करने का अथॉरिटी हम्म। उनको दिया गया है कानून बराबर। के दायरे में। हम्म। ओके, लेकिन वो जो कुछ कलेक्ट करेंगे उसमें टेम्परिंग हुई है या नहीं हुई है, हम्म। या फिर वो फेयर है, तो हम्म। इसके ऊपर जब कोर्ट में बहस होगी और कोर्ट में सिद्ध किया जाएगा कि वाकई में ये जिनाइन डेटा है, इसमें कोई टेम्परिंग वगैरह नहीं हुई है, हम्म। तब जाके कोर्ट के सामने उसको एडमिसिबल एविडेंस बोल के एक्सेप्ट किया जाता है। ये बराबर। एक लंबा प्रावधान है, ये एक हम्म। ट्रायल होना चाहिए और उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान का उल्लंघन ना होना चाहिए। हम्म। उसका खुद को डिफेंस करने का जो अधिकार दिया गया है हम्म। उसका भी कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो ये एक लंबा मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं बहुत मतलब बिल्कुल। बहुत, आप यकीन हाँ। नहीं कर, बिकॉज हम्म। आदमी, एक अकेला आदमी, छोटा आदमी हम्म। सत्ता के सामने ठहरा होता है। हम्म। सत्ता उसके ऊपर आरोप लगाती है। एक किसी के हम्म। ऊपर जब गुनाह लगता है ना, तो उसका मतलब क्या होता है, हम्म। सरकार, उसका नाम ही रहता है सरकार विरुद्ध स्वयं सो। बराबर। तो हम्म। बेसिक उसको ह्यूमन राइट दिया गया है, बेसिक हम्म। उसको कुछ प्रोटेक्शन दिए गए हैं। हम्म। ओके,
इसीलिए तो कहा जाता है ना कि भला ही एक आदमी 100 आदमी छूटेंगे लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और बिल्कुल वो सही है। उसको इंश्योर करने के लिए इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट रहते हैं। ये दुनिया के लेवल पे इसको ह्यूमन राइट कहा गया है। हम्म, जिस कंट्री में ह्यूमन राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है लिखित, वहां पर भी ये ह्यूमन राइट के फॉर्म में इसको फॉलो किया जाता है। जैसे इंग्लैंड का एग्जाम्पल हो, हम्म, हमारे देश में संविधान है तो हमें लिखित स्वरूप में फंडामेंटल राइट मिले। हम्म, इंग्लैंड में लिखित कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हम्म, फिर भी वहां पर ये ह्यूमन राइट्स के तौर पर उसको फॉलो किया जाता है। बराबर। नहीं, तो हमें अब उस मेरा एंगल से भी ध्यान में रखना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब जैसे मैंने अभी हत्या वाली बात बताई कि अभी हमें नहीं तो अगर 50,000। हाँ इस तरह के अगर प्रावधान नहीं रहेंगे ना, हम्म, तो कल सत्ता जिसको चाहे उसको उठा के अंदर डाल देगी, बोले ये गुनहगार ही है, चलो उसको डाल दो अंदर जेल में। नहीं तो उसको फिल्टर आप करना यकीन पड़ेगा ना आपको। इमेजिन करो। हाँ। हम्म। हाँ, हाँ। आप इमेजिन बोलिए। कर पाएंगे सोसाइटी अगर इस तरह का अगर प्रावधान अगर ना हो तो प्रोटेक्शन। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अगर जैसे चंद्रकांत हत्यारे को, पाटिल के अब जैसे हत्यारे को पकड़ना है तो हम टेक्निकल का इशारा, हाँ जैसे अभी एक जगह डकैती डली लुधियाना में, है ना, डकैती डली तो हाँ हमने क्या किया, वहां पर जितने भी टावर थे उस टावर का मैंने पूरी डाटा मांगा, सब वो हम्म डाटा उनकी तरफ से आया, वो डाटा को फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद 2 या 3 लोगों के नाम हमारे सामने आए जिनको इस्तेमाल हम्म करके हमने इन्वेस्टिगेशन करने को ऑफिसर को बोला, और उसमें पकड़ में आया एक, लेकिन पुलिस वालों ने सब उसको यानी गुम वो कर दिया, साफ साफ है। अब दोबारा इन्वेस्टिगेशन होगी। तो मुख्य चीज यह है कि वो एक का नाम कैसे आया, जब तक हम आगे नहीं बढ़े, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन का पूरा पॉइंट, सारे डाटा पूरे आए नहीं सामने, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाए। अब ऐसे ही जब ये मशीन चोरी हुई, 80 लाख की मशीन गायब करी, चोरी की गई, वहां मकान मालिक ऊपर रहता है जिसने चोरी की, जिसके ऊपर आरोप लगा, उसका जब तक आप लोकेशन, उसके साथ कितने कॉल डिटेल या जो बातचीत नहीं करेंगे, या जब हम बता रहे, तब तक इन्वेस्टिगेशन जब तक पूरा नहीं होगा, तब तक उसे हम कैसे निर्दोष आप करार दे सकते हो। कुछ तो इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा ना आयोग को इस चीज के ऊपर। नहीं ये प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं ना हाँ। शर्मा जी, हम्म, ये प्रॉब्लम क्या है, हम्म, ये इन्वेस्टिगेटिंग मशीनरी पैसा लेके किसी को बचाने के लिए भ्रष्ट तरीके से हम्म, डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करती है, हम्म, वो मुद्दा है। ओके, बराबर। हम्म, तो ये तो मतलब किसी भी मामले में पुलिस इस तरह का काम करती है पैसा लेकर वही के, वही तो बोल रहे ये हैं, इसमें मुद्दा अलग है। निजता का नाम लेकर इन्होंने हमारे वो जवाब नहीं दिए कि हम ये नहीं कर सकते, और ये उन्होंने मुद्दा, हाँ, बंद कर दिया। हम्म, ये मतलब जहाँ पे खुल्लम खुल्ला ऑफेंस होता है, हम्म, तो उस मामले में भी पुलिस भ्रष्ट तरीके से अगर बचाना है आरोपी से पैसे लेके तो ये काम करती है। तो ये सवाल हम्म, इस एंगल से देखना चाहिए। ये निजता बिल्कुल। का ये, हाँ, हम्म। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब हमारा सिंपल सा इसमें कहना एक ही चीज है हम्म कि आरटीआई से अगर कोई भी जानकारी मांगता है किसी की मामले में, जैसे हम्म कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन, या ये इन चीजों को, तो हम्म उसकी जानकारी सिर्फ उन्हीं लोगों की मांगता है जो जिस आरोप के घेरे में आए हैं, है ना। और हम्म नॉर्मल इंसान की जो बेगुनाह यानी 98% भारतीयों की जानकारी कोई नहीं मांगता आरटीआई से। सिर्फ हम्म वो 2% भ्रष्टाचारी जिनके ऊपर आरोप लग रहा है उनकी मांगी जाती है। उनकी मांगी भी जाती है तो कहां पर, सिर्फ वहां पर इन्वेस्टिगेशन के टाइम या कोर्ट में लाने के लिए। तो आप लेके नहीं आओगे तो इन अपराधियों के खिलाफ जो सबूत है, जो एविडेंस है, बन नहीं पाएंगे, और बन नहीं पाएंगे तो वो लोग पाक यानी सीधे सीधे साफ बरी हो जाएंगे। जैसे अभी एक पर्स चोरी हुआ था अपने मोदी जी के भतीजे का, किसका, तुरंत पकड़ लिया गया, लेकिन आम आदमी को ये नहीं मिल रहा ना। ये हमारा कहने का मतलब है, आप उसका फायदा निजता के नाम पर ये बिल ला करके इस देश को, मतलब इसको पूरा यानी भ्रष्टाचारियों को सीधे सीधे बचा लोगे आप। ये खेल हो रहा है यहाँ पर। आज भी इसको 90% लोगों की जानकारी नहीं दी जाती है। इसको हम लोग क्या करेंगे, हम्म, सेपरेट से इसको एग्जामिन करेंगे, हम्म, इसके पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकते हैं वो एग्जामिन करेंगे। ठीक। और हमें लगता है तो हम एक गवर्नमेंट को एक रिप्रेजेंटेशन भेजेंगे, सुझाव भेजेंगे। बिल्कुल हम्म, बिल्कुल हाँ बिल्कुल राइट बिल्कुल, अप्रोच जो बिल्कुल सही है बोल रहे वो हैं। अब हाँ। सामने आई है, लगता है मुझे। हम्म, हम्म। तो इस पे फिर हम लोग दोबारा बहस करें क्या, एक बार फिर मीटिंग करें पंचल साहब जी, हाँ हाँ, हम इसको है ना। एग्जामिन करते हैं पहले। हाँ, हाँ मैं आपको भेजूंगा, और डॉक्टर जैन जी आप भी इस जी मामले में जो आपको नजर आ रहा है हमें भेजिए, हम पंचल साहब के साथ रखते हैं, और इस पे थोड़ा हम लोग डिस्कशन करेंगे, और फिर उसके बाद इसको सबके सामने लेके आते हैं।
हाँ, देखिए मैं यहाँ पर अपना थोड़ा सा एक बात को सबमिट करूंगा। हाँ हाँ। जिन जिन एक्ट्स को यहाँ कोट किया गया है इस डीपीडीपी बिल में, हम्म। एटलीस्ट उनको पैरेलल रख के और उनके प्रोविजंस को स्टडी करके, और वो जो प्रोविजंस है वो किस तरह से इसको हम कहें कि उसकी शेप को चेंज कर रहे हैं, इज इट पॉसिबल, इसके ऊपर हमें डिस्कस करना चाहिए बेसिकली, और टाइमली डिस्कशन करना चाहिए इसके ऊपर। जी जी जी, बिल्कुल सही बिल्कुल। सही। ठीक ठीक है, फिर हम नेक्स्ट एक इसमें रखते हैं। और जो भी जैन साहब, आपने तो शायद स्टडी किया होगा काफी कुछ इसमें, तो आप मुझे भेजिए, हम पंचायत जज के सामने रखते हैं। और फिर इस मामले में जो भी डिस्कशन होगा, फिर हम एक मीटिंग करते हैं फिर से इसकी, इसी तरीके से। और उसमें हम सबके सामने रखेंगे, तो कैसे क्या है, क्या कम ज्यादा है, जो भी चीज वो हम लोग लेके आएंगे सामने।